चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट तो जरा सुन लेते हैं आराम से। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? तो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करने वाली जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी बिजनेस के अंदर की होती हैं, इंटरनल होती हैं। हमारे बिजनेस की पॉलिसीज, हमारे बिजनेस का इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारे बिजनेस के अंदर का कम्युनिकेशन चेन, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में। क्या ये चीजें हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं या नहीं? तो बेशक करती हैं, काफी ज्यादा करती हैं। और हम चाहते हैं ये अच्छे से अच्छे रहें, ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर अच्छे से अच्छा रहे, कम्युनिकेशन फ्लो में रहे। तो ये सारी चीजें हम अच्छा चाहते हैं और ये हमारे कंट्रोल में है। वो चीजें नहीं पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में मेनली वो चीजें जो एक्सटर्नल हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि डायमेंशन के तौर पर उम्मीद करता हूं ज्यादातर सभी को याद होगा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आता है कि भाई इकोनॉमी में पॉलिटिक्स बदल रही है, केजरीवाल जी चले गए हैं, मोदी जी के नाम पर कोई और आने वाला है, अभी तक आई नहीं है, बट ठीक है, इससे चीजें बदलती हैं, हमारा बिजनेस भी इंपैक्ट होता है। मार्केट में टेक्नोलॉजी बदल गई है, ठीक है जी, और ये चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं होती ऑब्वियसली। ये तो मार्केट में कोई बदलाव आ रहा है जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते कि ये चीजें मार्केट में ना बदले, हम रोक नहीं सकते। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे पहली बात तो मतलब क्या होता है, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, लेकिन मेन मुद्दे की बात कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और क्या हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेंगे? यस, काफी ज्यादा इंपैक्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो इसकी डेफिनेशन की आ जाती है। इसमें सारे फैक्टर्स की बातें करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हमको इंपैक्ट तो जरूर करेंगे। मेन हिस्सा जो कि इस चैप्टर के अंदर है वो क्या? डायमेंशंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। जहां डायमेंशंस के अंदर मेनली हम अलग अलग हिस्से बोलते हैं कि भाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या, सोशल एनवायरनमेंट क्या, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या और लीगल एनवायरनमेंट क्या। इसको बहुत अच्छे से करना है आप लोगों को। मेनली यहीं से ही आपकी केस स्टडी बन के आती है। इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बन गई, थोड़ी सी चीजें अगर हमें याद हो गई, तो केस स्टडी काफी आसानी से हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है कि मेनली जो हमारी इकोनॉमी में चल रहा है, देश में अगर कोई मेजर बदलाव चल रहा है, महंगाई आती जा रही है, इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है, आर्थिक मंदी आ रही है, वो चीजें यहां पर डील की जाती हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में तो मेनली हमारी जिस इंडस्ट्री में हम बिलोंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव आ रहा है। टेक्नोलॉजी का मतलब मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन करने का तरीका, अगर उसके तरीके में कोई बदलाव आ रहा है, पहले बेसिकली ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होने लगा है, पहले ऑनलाइन होता था, अब एआई से होने लगा है, तो अगर इस तरीके से मेथड ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी बदल रहा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के जो कि सोसाइटी है उसके बिलीव्स भी हमें काफी हद तक इंपैक्ट करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारी नॉर्थ इंडिया के अंदर काफी हद तक जो मेन फेस्टिवल्स होते हैं वो आमतौर पर कौन से होते हैं? मतलब अगर हिंदू की बात की जाए तो ऑब्वियसली दिवाली होती है, होली होती है, मेन होते हैं। लेकिन क्या थ्रू आउट द इंडिया, पूरी इंडिया के अंदर ऐसा चलता है? तो ऑब्वियसली नहीं। इन चीजों की बातें क्यों की जाती हैं आमतौर पर बिजनेस के अंदर? क्योंकि जैसे आमतौर पर एक एम्प्लॉय को हमें बोनस वगैरह देना होता है, ठीक है, सीधी सी बात है, कब देते हैं? तो हिंदूज के केस में, तो हिंदूज के केस में जो उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दिवाली होता है, तो दिवाली पे दे देते हैं। लेकिन क्या साउथ इंडिया के अंदर भी क्या दिवाली पे दोगे क्या बोनस? तो ऑब्वियसली नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए ऑब्वियसली वो बड़ा फेस्टिवल है, बट उनके दूसरे भी फेस्टिवल हैं जो उनके लिए इससे भी ज्यादा बड़े माने जाते हैं। वेस्ट बंगाल में जाके आप दिवाली पे दोगे बोनस? नहीं दिया जाता दिवाली पर बोनस, ठीक है जी। उनके दूसरे आपके मेन फेस्टिवल्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनको दो दो बार बोनस दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर ये भी चीजें आ जाती हैं कि भाई मेनली अगर कोई दूसरा रिलीजन होगा, कोई दूसरे एरिया होगे, तो वहां पर कोई दूसरी चीजें हो सकती हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती होंगी। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यही कि जिस सोसाइटी के अंदर आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो उनके जो सोशल बिलीव्स हैं, जो उनके कस्टम हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उन चीजों को भी अप टू एन एक्सटेंट आपको अंडरस्टैंड करना होता है। आप बिल्कुल ही इमैच्योर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बोल बोल के बिजनेस नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारी परफॉर्मेंस को बहुत इंपैक्ट करते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सरकार में कोई बदलाव, सरकार की एक चलने की टेंडेंसी, यानी कौन सी ऐसी सरकार है जो कि पुअर सेक्शन को के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, कौन सी ऐसी सरकार है जो रिचर क्लास के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। तो हर एक सरकार के अपने चलने का तरीका होता है। तो आइडियोलॉजी ऑफ अ गवर्नमेंट, यहां पर मेनली बातें की जाती हैं आइडियोलॉजी ऑफ अ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है, गवर्नमेंट के चलने का तरीका क्या है, गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं। जैसे कुछ सरकारें ऐसी होती हैं, कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर सरकार बिल्कुल स्टेबल रहती है। पाकिस्तान तो नहीं, पाकिस्तान तो बहुत बुरा है इस मामले में, इनस्टेबल गवर्नमेंट है ना। वहां पर तो कभी भी सरकार बनती है, ज्यादातर उनकी तो हिस्ट्री ही ऐसी रही है कि जो भी पीएम बनता है उसको 5 साल होते ही नहीं है पूरे, और वो भी मतलब ठीक है, मतलब अपनी इंडिया में ऐसा कब एक आधी बार हुआ है, बट आमतौर पर मतलब ठीक है, मतलब ऐसे उड़ा तो नहीं देते। वहां पर तो पता ही नहीं क्या हो जाता है। बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी टर्म पूरी की, नहीं कर ही नहीं पाए, और उससे पहले मतलब दुनिया से ही गायब हो गए। क्या कर सकते हैं।
खैर, और मैं तो बात कर रहा था कि कहीं पर स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, जैसे कि चाइना हुआ, रशिया हुआ, वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, क्या इसका बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक फायदा है या नुकसान? तो बेशक फायदा है, हालांकि उस कंट्री के लिए नुकसान है क्योंकि डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। खैर, तो ये सारी सारी चीजें आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती है। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर तो सारी कानूनों की बातें आती हैं कि सरकार ने कोई नया कानून लेके आई है या कोई नई रेगुलेशन लेके आई है, तो ये सारी की सारी बातें जिन्हें शॉर्ट्स के अंदर फटाफट से एक बार जरा देख लें। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं, चुप हो जाएं, जहां महंगाई की बातें, मनी सप्लाई लेवल, जो सारी सारी इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं हम कि प्राइस लेवल जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसको महंगाई हम कह सकते हैं। डिस्पोजेबल इनकम जो एक कंज्यूमर की होती है, जैसे कि रिसेंट बजट के अंदर भी ये वर्ड खूब यूज किया गया था, डिस्पोजेबल इनकम की। हम ये जो इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा, तो बोला गया कि जिससे कि जो कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ सके, इंक्रीज हो पाए। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जो एक पर्सन के पास में इन हैंड बचती है आफ्टर पेइंग टैक्स। तो टैक्स इसलिए इतना ज्यादा कम कर दिया गया और 12 लाख तक नील टैक्स कर दिया गया, जिससे कि लोगों के पास ज्यादा पैसा बच सके, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम यानी ऐसी इनकम जो वो खर्च कर सकते हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सके, जिससे वो ज्यादा पैसा खर्च करेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन के साथ साथ फिर कंपनीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सब बढ़िया होगा, पॉवर्टी लेवल भी कम होंगे। तो मतलब बातें तो अच्छी अच्छी बोली जा ही सकती हैं, सीधी सी बातें सारी की सारी ये इकोनॉमिक चीजें हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं। सोशल एनवायरनमेंट में कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज, कल्चर, सोशल ट्रेंड, जो हम दिवाली होली की कुछ बातें कर रहे हैं तो वो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर तो इंप्रूवमेंट और इनोवेशन इन अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया या फिर ऑनलाइन से अब तो सीधा एआई हो गया, तो ऐसे करके कुछ बातें। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी स्टेबिलिटी, कि आमतौर पर गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है, या उनके चलने का तरीका क्या है, यानी कि आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर तो जितने भी लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन मतलब कानून, लेजिस्लेशन मतलब कानून, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सरकार ने या कोर्ट ने पास किए हैं, कोर्ट ऑर्डर हैं, कोर्ट जजमेंट्स हैं, वो सारी सारी चीजें आपकी लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, जब आप ये पहला काम कर रहे हैं ना, और पहला काम किया जो कि क्लास की शुरुआत में मैंने कहा था, अंडरस्टैंडिंग का, तो उस दौरान कोई भी सेकंड स्टेप कि है ये पढ़ने से क्या होगा, पेपर में तो केस स्टडी आएगी, तो वो वाला काम नहीं करना चाहिए। शुरुआत में जब आप अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो तो सिर्फ वो चीजों को समझना है कि भाई इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, और टाइम के साथ में इन चीजों को माइंड में रिटेन करना है। पहले ये रिटेन करना है, फिर उसके बाद में फीचर्स, इंपॉर्टेंसेस की हेडिंग्स याद करनी है, फिर उसके बाद में तीसरा काम होगा कि आप केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जो कल की क्लास के अंदर थोड़ा सा करेंगे भी। आज की क्लास में जितना ज्यादा स्ट्रांगली चीजों को देखकर घर पर जाकर आप रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा कन्वीनियंटली, आसानी से आप कल की क्लास के अंदर केस स्टडी अटेम्प्ट कर लोगे, खुद से ही जवाब दे दोगे। खैर, तो बेसिकली ये बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन इस चैप्टर का सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में ये इंपॉर्टेंस वाला हिस्सा भी आता है कि आमतौर पर बिजनेस एनवायरनमेंट को क्यों एनालाइज करना इतना ज्यादा जरूरी है, जो भी आपको अच्छे से देख लेना है, बहुत ज्यादा आसान ही है। बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो मार्केट में कई बार कुछ पॉजिटिव साइंस हम लोगों को मिलते हैं कि ठीक है, अच्छे दिन आ रहे हैं, है ना, मोदी जी आ गए हैं, है ना। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं, जिन अपॉर्चुनिटीज को वक्त से पहले ही अगर कोई पहले से ही एसेस कर ले तो उनका बेनिफिट ले सकता है। मार्केट में टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव आने वाला है, सरकार में बदलाव आने वाला है, कोई अच्छा कानून आने वाला है या कोई नेगेटिव कानून आने वाला है, तो कुल मिला के पहले से ही एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं तो अपॉर्चुनिटी हमें पहले से ही मिल जाती है, और कई बार नेगेटिव न्यूज भी पहले से मिल जाती हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल भी मिल जाते हैं। तो नेगेटिव न्यूज का मिलना, पॉजिटिव न्यूज का मिलना वक्त से पहले अच्छा ही है। और ये वक्त से पहले मिलेगी कब? जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को ध्यान से देखते रहेंगे, थोड़ा सा अप टू डेट रहेंगे। तो जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते वक्त अप टू डेट रहना पड़ता है अपनी इंडस्ट्री से। अपकमिंग कोई भी मार्केट के अंदर कोई भी चेंजेस आना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस चीज को पहले से ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर लेते हैं, तो चीज आसान बन जाती है। इससे रिसोर्सेज यूजफुल वे में इस्तेमाल कर पाते हैं, वेस्टेज कम हो पाती है। अगर मार्केट में कोई भी बदलाव आता है अचानक से तो उसको कोप अप भी कर लेते हैं। हाँ, वाई नहीं आएगा, वाई नहीं आएगा, कोपिंग, तो उसे कोप अप भी कर लेते हैं। कोप अप करने का मतलब क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। मतलब कोप अप करने का मतलब उनसे डील कर लेते हैं, उनके जो भी चैलेंजेस हैं उनको आसानी से अडॉप्ट कर पाते हैं, तो ये वाली बात, हाँ वही मिल पाते हैं। चलो खैर ठीक है जी। इसके अलावा प्लानिंग करने में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में काफी आसानी रहती है जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर लेते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है हमारी, क्योंकि नुकसान होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, पहले से ही वार्निंग सिग्नल हमें मिलते रहते हैं। खैर,
देन इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर सबसे आखिरी चीज जो कि है डिमोनेटाइजेशन, जो पता ही है ज्यादातर सबको, है ना, एक बड़ी तबाही शाम को 8 बजे आई थी, है ना, 2016। तुम्हारा बर्थडे है 8 नवंबर, अच्छा जी। तो फिर तो बर्थडे पार्टी के लिए जो जो खर्चा करके आए होगे अगर 500,000 के नोट की टर्म में, तो बाद में तो बहुत खुशी हुई होगी कि वाह चलो कुछ तो निकल गए ठीक है, चलो खैर। तो इसका मीनिंग सबके सब जानते ही हैं कि भाई 500,000 के नोट जो कि बैन हो गए थे, दो लार्जेस्ट डिनोमिनेशन के नोट 500 और 1000 के जो डीमोनेटाइज हो गए थे, यानी उसके बाद से वो लीगल टेंडर के तौर पर एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते थे, मनी सप्लाई का वो हिस्सा नहीं रखते थे, तो यही था आपका डीमोनेटाइजेशन। फीचर्स क्या क्या हैं आपके, मेनली डीमोनेटाइजेशन क्यों लाया गया था, जिससे कि जो काला पैसा था, वही तो बोलते हैं कि ब्लैक मनी जो कि टैक्स की चोरी के थ्रू बनता है, तो जो टैक्स की चोरी ना हो, कम हो, जिसने की थी वो पकड़ा जाए, इसलिए डिमोनेटाइजेशन किया था। अचीव हुआ या नहीं हुआ वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये किया तो इसलिए ही था, यानी कि एक मेनली जो स्टेप लिया था सरकार ने वो एक तरीके से टैक्स के मैटर में लिया था, तो ये एक है एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। इसका मेन पर्पस क्या था, जिससे कि जो टैक्स इवेजन है, टैक्स इवेजन का मतलब टैक्स की चोरी, टैक्स की चोरी, यानी कि टैक्स की चोरी का मतलब ये नहीं कि सरकार के डिपार्टमेंट में जाके चोरी कर ली टैक्स की, नहीं, बल्कि अपनी कमाई गई इनकम पर टैक्स ना देना, नींद की झपकी लेना बंद करो तुम। इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन का एक पर्पस ये भी था कहीं ना कहीं कि जो लोगों की सेविंग है वो थोड़ी सी चैनलाइज हो जाए, चैनलाइज हो जाए मतलब बहुत से लोग थे जो अपने घर के अंदर सेविंग कर करके बैठे थे कैश की फॉर्म में, और हम लोग जानते हैं कि कैश की फॉर्म में सेविंग करना इतना ज्यादा अच्छा नहीं है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बहुत से लोग थे हैं, जैसे हमारी घर की मम्मी आती, वो उस टाइम पे निकला था, मतलब ऐसी ऐसी न्यूज सोशल मीडिया पे तो बहुत आई थी डिमोनेटाइजेशन के दौरान कि चावल के डब्बे में से सेविंग निकल रही है, पता नहीं कहां कहां से, गद्दे के नीचे से, बेड के कोने से, पता नहीं कहां कहां से निकल रहे हैं 500 और 1000 के नोट। हाँ, तके में से निकले थे, अच्छा सही है। तो बेसिकली पर्पस यही था कि वो जो वो ब्लॉक हुई सेविंग है कैश की फॉर्म में जो लोग कर रहे थे घरों में अपने अपने, वो बेसिकली बैंकिंग के अंदर आ जाए, बैंकिंग सिस्टम में आ जाए, जिससे कि वो मनी सप्लाई का, मेन मनी सप्लाई का हिस्सा बन सके, इकोनॉमी में सर्कुलेट हो सके। तो बेसिकली सेविंग को भी सही वे में चैनलाइज करना ये भी एक पर्पस था। और कहीं ना कहीं वाकई में डिमोनेटाइजेशन से पहले कभी कोई सपने में सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन आएगा जब सब्जी वाले के पास भी क्यूआर कोड मिलेंगे। वाकई में आज के वक्त में जब सोचते हैं तो ये बात बहुत कॉमन लगती है कि हाँ ठीक है, मतलब है ही है तो क्या ही हो गया, लेकिन आज के उस वक्त में तो नहीं, ये चीज सोची भी नहीं जा सकती थी कि है क्यूआर कोड। वो तो वो जमाना था जब आप कहीं किसी ठीक ठाक सी दुकान में जाओ, मॉल में जाते हैं या मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, मैक्स बाजार में जा रहे हैं, तो वो भी मेनली क्यूआर कोड थोड़े बहुत रखते हैं, ज्यादातर जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, उन्हीं की ही पीओएस मशीन या स्वाइपिंग मशीन वो रखा करते थे। अदरवाइज ये क्यूआर कोड वाली चीज तो इतनी ज्यादा थी ही नहीं। थोड़ी बहुत बड़ी दुकानों ने टाइम के साथ में शुरू कर दिया था, लेकिन सब्जी वाले मटर बेच रहे हैं वहां पर क्यूआर कोड मिलेगा, ये इमेजिनेशन के बाहर था। लेकिन इससे तो ये हो गया, और क्या ये एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है? हाँ, और कैसे? क्योंकि टाइम के साथ में हर सरकार का, लिटरली हर सरकार का सपना यही होता है कि हमारी जो इकोनॉमी हो वो कैशलेस इकोनॉमी बन जाए, कि जहां कैश ना के बराबर चले, क्योंकि कैश प्रिंट करने में भी खर्चा लगता है। तो टाइम के साथ में अगर डिजिटल इकोनॉमी हो जाए पूरी तरीके से, तो एक टर्म्स में तो सरकार अच्छा खासा पैसा बचा लेगी। तो लेस कैश इकोनॉमी या कैश लाइट इकोनॉमी बनना भी एक डिमोनेटाइजेशन का पर्पस था अपने आप में। तो इसी के साथ में चैप्टर नंबर 3 की भी बात खत्म।